ये हमारा क्लास 10th का मैथमेटिक्स है और दूसरा चैप्टर है बहुपद। ये इसमें हमने एनसीईआरटी एग्जामिनर के क्वेश्चंस जो हमारी एनसीईआरटी की दूसरी बुक होती है, ज्यादातर लोगों को एक ही बुक पता होती है जो टेक्स्ट बुक आपको स्कूल में पढ़ाई जाती है। इसके अलावा जो आपको स्कूल में पढ़ाई जाती है उसके अलावा प्रैक्टिस के लिए एक दूसरी बुक भी होती है जो कि एनसीईआरटी की होती है और उसका नाम होता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो इसमें हमारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए होते हैं। इसके क्वेश्चंस टॉप लेवल के होते हैं। उसी में से एक क्वेश्चन, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए, काफी चैलेंजिंग क्वेश्चन है, बहुत उच्च स्तर का क्वेश्चन दिया गया है। और इसमें हमें क्या दिया है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के जहां के इज नॉट इक्वल टू 0 के शून्य कैसे होंगे। तो आपको पता है कि इसके शून्य की प्रकृति बताना है और शून्यकों की प्रकृति डिपेंड करती है डी के मान पर। यहाँ पर के का मान 0 नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। तो हम द्विघात, यहाँ पे कोई मतलब यक्स का गुणांक या एबीसी जो कुछ है वो कोई वास्तविक संख्या नहीं दी गई है, के दिया हुआ है, यानी कोई यहाँ नंबर नहीं लिखा है। तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। कैसे करेंगे, देखो द्विघात फार्मूला क्या होता है, द्विघात सूत्र क्या होता है, या इसी को श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। ये होता है यक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और जहां d का मान क्या होता है, d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहले हम इसको हम सॉल्व कर लेंगे, d का मान निकालेंगे। तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और b क्या होता है, x का गुणांक होता है। तो x का गुणांक k है, तो यहां हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान क्या है यहाँ पे बच्चों, a का मान इसमें 1 दिया है, तो 1 इंटू c का मान कितना है, k है। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4k। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो k इंटू के माइनस 4, ये d का मान आ गया। तो इसलिए हमारा x का मान क्या आ जाएगा, माइनस b की जगह क्या लिखना पड़ेगा, k प्लस माइनस अंडर रूट क्या आ जाएगा, k इंटू के माइनस 4 अपॉन नीचे क्या रहेगा 2 इंटू ए की जगह 1, यानी x का मान आ गया माइनस के प्लस माइनस अंडर रूट के इंटू के माइनस 4 अपॉन 2। अब ध्यान देना, चूंकि k इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि k का मान 0 नहीं है। अगर k का मान 0 होगा तो अंडर रूट के अंदर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में ही दिया गया है कि k का मान 0 नहीं है। और अंडर रूट कब परिभाषित होता है, यानी अंडर रूट हमें कोई आंसर कब देता है, जब उसके अंदर पॉजिटिव नंबर हो। जैसे अंडर रूट 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा। अगर अंडर रूट के अंदर माइनस में कोई नंबर आ जाए, मान लो अंडर रूट -4 का मान बताना हो, तो आप कोई इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। यानी कि जो वर्गमूल होता है ये केवल धनात्मक संख्याओं का ही परिभाषित है, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल परिभाषित नहीं होता है। इसका कोई वास्तविक आंसर नहीं आता है, यानी इसका कोई वास्तविक हल नहीं होता है, कोई वास्तविक हल नहीं होता है। इसका हल जो होता है वो काल्पनिक होता है। और यहाँ जो हम क्लास 10th लेवल पे जब हम बहुपद पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे सारी चीजों की वास्तविक संख्याओं की ही बात होगी, वास्तविक शून्य की बात होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसके मूल वास्तविक तभी हो सकते हैं जब अंडर रूट के अंदर जो चीज है वो 0 या 0 से बड़ा हो। अंडर रूट जो है वो 0 या 0 से बड़ी संख्याओं का ही आंसर दे पाता है। देखो धनात्मक संख्याएं संख्या रेखा पर कहां से स्टार्ट होती हैं, 0 ना धनात्मक है ना ऋणात्मक, लेकिन 0 के हल्का सा दाहिनी ओर जाओगे तो प्लस में संख्याएं आ जाती हैं, और 0 के हल्का सा भी एक बिंदु भी इधर आ गए 0 से तो ऋणात्मक संख्याएं आ जाएंगी, ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं, ठीक है। ये नहीं कि 0 के बाद -1 आता है तो
-1 से ऋणात्मक चालू होता है, बल्कि 0 और -1 के बीच में भी आप जानते हो कि असंख्य संख्याएं हैं, और 0 से हल्का सा लेफ्ट में आएंगे तो सारी संख्याएं क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। तो ऋणात्मक संख्याओं का आंसर नहीं होता है, ये चीज जाने रहो। तो यहाँ क्योंकि k का मान 0 नहीं है तो इसका ये 0 भी नहीं हो सकता अंडर रूट के अंदर वाली चीज, तो इसको हमें केवल ग्रेटर देन 0 रखना पड़ेगा वास्तविक मूल के लिए। वास्तविक मूल के लिए अंडर रूट वाली क्वांटिटी को क्या रखना पड़ेगा, वास्तविक शून्यक के लिए, यहाँ पे मूल की बात नहीं हो रही क्योंकि यहाँ बहुपद की बात है, तो वास्तविक शून्यक के लिए जो अंडर रूट के अंदर है k इंटू के -4, इसे 0 से बड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। और ये 0 से बड़ा कब होगा, यहाँ पे देखो 0 रख दो और यहाँ पे 4 रख देते हैं, यानी जिस बिंदु पर ये 0 बन रहा है k -4 वाला, जो k -4 को हम 0 के इक्वल करेंगे तो k -4 इक्वल 0, तो k इक्वल क्या आ जाएगा 4, और यहाँ से k इक्वल टू 0 करेंगे तो 0 और 4 दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। अब इस क्रिटिकल पॉइंट्स को हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे संख्या रेखा पर। अब ये आप जानते हो कि इधर -∞ होता है और इधर +∞ होता है, तो -∞ से +∞ तक अब संख्या रेखा हमारी कितने अंतरालों में विभाजित हो गई है, कितने खंडों में बट गई है। तो एक ये पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया और ये थर्ड पार्ट हो गया। आप इधर की 4 से कोई भी बड़ी संख्या रख के देखो, 4 के आगे जैसे 5 रखो इसमें, तो 5 इंटू 5, यहाँ के की जगह 5 रखोगे तो 5 यहाँ आएगा, 5 - 4 यहाँ 1 आएगा, तो ये धनात्मक आएगा। इसके आगे की कोई भी संख्या आप रखोगे तो इधर धनात्मक आएगा, प्लस में आएगा आंसर, ठीक है। ये वाली जो क्वांटिटी है ये 4 से आगे हमेशा क्या होगी, धनात्मक। और यहाँ ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है, इक्वल का नहीं लगा हुआ है, तो आपको यहाँ पे ओपन रखना है, यानी 4 को शामिल नहीं कर सकते। ऐसे आप इधर करोगे, ये इधर के अंतराल के लिए कोई भी वास्तविक संख्या जो 4 से आगे की होगी और अनंत तक, उसके लिए ये वाली क्वांटिटी धनात्मक आएगी। ऐसे ही 0 को भी हम इसमें नहीं ले सकते क्योंकि इसका मान 0 नहीं है। और यहाँ पे बीच में कोई भी संख्या आप 0 से 4 के बीच रखो तो इसका मान ऋणात्मक आएगा। आप करके देख लीजिए, जैसे 1 रखोगे तो यहाँ k की जगह 1 रखेंगे तो 1 हो गया, और फिर 1 -4 तो -3 आ गया, और -3 का 1 के साथ गुणा हो जाएगा तो -3 ऋणात्मक आएगा। तो ये वाला अंतराल, मतलब इस वाले अंतराल में कोई भी संख्या रखी जाए तो हमेशा हमें 0 से 4 तक की हर एक संख्या के लिए k इंटू के -4 ऋणात्मक मिलेगा। और इधर की किसी भी अनंत से लेकर 0 तक की किसी भी संख्या के लिए, मतलब 0 से पहले तक नहीं ले सकते क्योंकि 0 को नहीं ले सकते, यहाँ तक की किसी भी संख्या के लिए कि ये जो k है, k इंटू के -4 ये ऋणात्मक होगा, वो सारी धनात्मक होगा। तो यानी कि हमें k के किन मानों के लिए अंडर रूट परिभाषित है, कौन सा वह अंतराल है संख्या रेखा पर जिसके लिए ये अंडर रूट यानी वर्गमूल फंक्शन परिभाषित है। तो k हमारा, देखिए अगर k का मान मतलब रहे कहां से कहां तक, -∞ से लेकर और 0 तक, और फिर यूनियन का मतलब होता है कि यहाँ से अगेन मतलब दूसरा अंतराल, यूनियन माने सम्मिलन कर लीजिए 4 से लेकर और ∞ तक। और यहाँ पे क्योंकि 4 को नहीं ले सकते इसलिए हमने ये वाला ओपन ब्रैकेट लगाया है। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है, -∞ पे ओपन ब्रैकेट लगता है। तो यहाँ से ये चीजें हैं। अब देखो, अब हमें यहाँ पे इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। यानी कि दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, हमेशा असमान है, हमेशा समान है। अब ये एक पॉइंट है, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको, कि यदि ax² + bx + c में a, b तथा c के चिन्ह समान चिन्ह हो, यानी कि ये वाला जो द्विघात
बहुपद होता है इसमें ए बी सी यानी कि एक्स स्क्वायर, यक्स और अचर पद, यक्स स्क्वायर का गुणांक और यक्स का गुणांक और अचर पद, यानी ए बी तथा सी के चिन्ह समान हो। समान चिन्ह का मतलब या तो ए बी सी तीनों ऋणात्मक हो, तीनों ऋणात्मक होने का मतलब ए बी 0 से छोटा हो, बी भी 0 से छोटा हो, सी भी 0 से छोटा हो। या फिर तीनों के चिन्ह समान और कब हो सकते हैं, जब या ए भी धनात्मक रहे, बी भी धनात्मक रहे और सी भी धनात्मक रहे। धनात्मक रहने का मतलब ए भी ग्रेटर देन 0 हो, बी भी ग्रेटर देन 0 हो और सी भी ग्रेटर देन 0 हो, यानी तीनों समान चिन्ह के हों, तो बहुपद के सभी शून्यक सदैव ऋणात्मक होते हैं। ऐसे केस में जो बहुपद होता है उसके जो सभी शून्यक अर्थात 2 शून्यक होंगे तो वो दोनों के दोनों क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और अगला है कि यदि ये तथा सी के चिन्ह विपरीत हों, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक और सी इन दोनों के चिन्ह अगर विपरीत हों, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये धनात्मक है तो सी ऋणात्मक हो, अथवा ये ऋणात्मक हो तो सी धनात्मक हो। अगर ये ए और सी के चिन्ह विपरीत हो तो 2 ही कंडीशन हो सकती है कि ये धनात्मक होगा और सी तब ऋणात्मक हो जाएगा, या फिर ये अगर ऋणात्मक हुआ तो सी धनात्मक हो जाएगा। तो ऐसे केस में बहुपद के शून्यक सदैव विपरीत चिन्ह के होते हैं। ऐसे केस में बहुपद के शून्यक सदैव विपरीत चिन्ह के होंगे, अर्थात एक धनात्मक होगा ऐसे केस में, एक प्लस पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा, दूसरा शून्यक निगेटिव होगा, माइनस में होगा, विपरीत चिन्ह के होंगे। अब हमने के बारे में जानकारी एकत्र कर ली कि हमारा के -∞ से और 0 तक है, तो इसमें 2 केस बन गए। देखिए जगह नहीं बचा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें केस 2 बन गए। केस कौन कौन सा, एक फर्स्ट केस ये बना कि जब के का मान -∞ से लेकर और 0 तक होगा, 0 नहीं ले सकते, यानी के ऋणात्मक होगा। ऐसे केस में क्या होगा, के ऋणात्मक होगा। ऐसे केस में जब केस नंबर 1 में के हमारा ऋणात्मक, हम कह सकते हैं के ऋणात्मक है, अर्थात के ऋणात्मक है, के ऋणात्मक है, तो ये क्या है, ये इक्वल टू ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्वेश्चन में 1 दिया है जो कि धनात्मक है, यानी कि ये धनात्मक है, और के हमारा ऋणात्मक हो गया है यहाँ पे, यानी बी का मान भी के है और सी का मान भी के है, तो बी और सी दोनों ही के बराबर है, और के हमारा क्या है, <0, के भी ऋणात्मक है। तो ए मतलब धनात्मक है और बी और सी ऋणात्मक है, यानी ए और सी के यहाँ चिन्ह क्या है, यहाँ बी और सी का मान के है और के 0 से छोटा है। इस केस में के का मान 0 से छोटा है, यानी बी कमा सी ऋणात्मक है, बी कमा सी ऋणात्मक है। यहां से पता चल गया कि बी और सी ऋणात्मक है, लेकिन ये क्या था, धनात्मक है, ये धनात्मक है। तो अगर ये धनात्मक है और सी ऋणात्मक है, इसका मतलब ये व सी विपरीत चिन्ह के हैं, ए और सी क्या हो गए, विपरीत चिन्ह के हैं। और जब ए और सी विपरीत चिन्ह के हैं तो ये वाला केस बन गया। अगर ए और सी के विपरीत चिन्ह हो तो दोनों शून्यकों के चिन्ह भी विपरीत होते हैं। बहुपद के दोनों शून्यकों के चिन्ह भी क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। बहुपद के दोनों शून्यकों के चिन्ह विपरीत होंगे। तो यहां से हमने केस फर्स्ट से क्या निष्कर्ष निकाला है, इसको हम कहीं लिख लेते हैं, बाद में काम लगेगा। केस फर्स्ट से हमारा क्या निष्कर्ष निकला है, केस फर्स्ट से कि बहुपद के दोनों शून्यक विपरीत चिन्ह के हैं। क्या है, विपरीत चिन्ह के हैं, अर्थात एक शून्यक अगर प्लस में है तो दूसरा माइनस में है।
यहाँ से ये निष्कर्ष निकला है। अब दूसरा केस ले लीजिए, केस सेकंड। अब इसको हमें मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं बची है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने बॉक्स में घेर दिया है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। केस नंबर सेकंड देखो, केस सेकंड क्या कहता है? केस सेकंड ये है कि k का मान जब 4 से अनंत तक होगा, यानी k बिलोंग्स टू 4 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ऐसे केस में 4, आप जानते हो कि 4 के आगे सारी संख्याएं धनात्मक होती हैं, तो यानी b और c दोनों धनात्मक हो गए। b, c इक्वल k है। b और c दोनों के मान हमारे प्रश्न में k दिया है, और ये k का मान क्या आ गया? 0 से बड़ा आ गया, यानी b व c धनात्मक, b तथा c यहां से धनात्मक है, b और c धनात्मक है। और ये का मान क्या दिया है? a इक्वल टू 1 दिया है, ये भी ग्रेटर देन 0, यानी a भी धनात्मक है, a भी क्या है? धनात्मक है। तो इसका मतलब a, b, c तीनों के चिन्ह धनात्मक हैं। तो ये पहला केस हो गया कि यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में a, b तथा c के चिन्ह समान हो, अर्थात या तो धनात्मक धनात्मक हो जाए a, b, c तीनों, या फिर तीनों ऋणात्मक ऋणात्मक हो जाए, तो बहुपद के सभी शून्यक सदैव ऋणात्मक होते हैं। यहां से केस सेकंड में हमने क्या देखा? केस सेकंड से हमें क्या मिला कि बहुपद के सभी शून्यक, यानी कि बहुपद के दोनों शून्यक ऋणात्मक होंगे। बहुपद के दोनों शून्यक क्या होंगे? ऋणात्मक, निगेटिव होंगे। ठीक। अब यहां से दोनों ऋणात्मक होंगे, और दोनों मतलब जैसे केस 1 और केस 2 दोनों का जो कॉमन होगा, कॉमन बात होगी, वही लिया जाएगा। तो यहां से कह रहा है कि एक धनात्मक एक ऋणात्मक, यहां से ऋणात्मक। तो इसका मतलब कि ये हुआ कि इससे हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि के इस अंतराल के लिए चाहे बात करें माइनस इन्फिनिटी से 0 से के लिए, या फिर 4 से अनंत के लिए, 4 से अनंत में दोनों ऋणात्मक होंगे। ठीक है, तो दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, जब ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा दोनों, क्योंकि 4 से अनंत के लिए दोनों ही ऋणात्मक होंगे, तो दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, जबकि दोनों ऋणात्मक हैं, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। बी हमारा क्या होगा? गलत होगा। हमेशा समान होंगे, समान तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ डी का मान जब 0 नहीं है, डी का मान 0 नहीं है, तो समान वाला ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाएगा। जब डी का मान 0 के बराबर होता है तभी मूल समान होते हैं, और के का मान 0 नहीं है, तो यहाँ पे मतलब कभी भी समान मूल नहीं हो सकते। ये तो पहला ही गलत हो गया। हमेशा असमान है, हमेशा असमान है, तो ये तो ऑप्शन सही है कि हमेशा असमान है, लेकिन हमें इनमें से सबसे बेस्ट आंसर देना है। हमेशा असमान है, ये बात सही है, लेकिन हमें चिन्हों के बारे में भी क्लियरिटी बताना है। तो दोनों धनात्मक दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, तो ये वाला अभी आप आंसर नहीं लगा सकते। अब दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, अब यहाँ पे दोनों ऋणात्मक हो सकते हैं, लेकिन इस अंतराल में एक ऋणात्मक एक धनात्मक, यानी दोनों धनात्मक नहीं हो सकते। ये दोनों से निष्कर्ष निकला है कि दोनों धनात्मक नहीं हो सकते। इसमें एक धनात्मक एक ऋणात्मक होगा, यहाँ दोनों ऋणात्मक होगा, यानी दोनों धनात्मक नहीं हो सकते। ये आंसर हमारा सही हो गया। और हमेशा असमान है, ये भी आंसर है, लेकिन उससे बेस्ट आंसर ए वाला है, इसलिए आपको ए आंसर इसमें टिक करना है। तो बच्चों ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। हालांकि इस क्वेश्चन का लेवल जो है वो 11th क्लास के स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट जो हैं असमिकाएं वहां तक का हाई कर दिया गया है। तो आप लोग अगर कम समझ में आए तो इसको लेकर घबराएं ना, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी नहीं आने वाला है। फिर भी जो बच्चे क्लास 10th के बाद मतलब उनका थिंकिंग लेवल डेवलप करने के लिए ऐसा क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन एनसीईआरटी में कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डाल दिए जाते हैं, ताकि बच्चों का मानसिक स्तर ऊंचा हो सके और सोचने की क्षमता डेवलप हो। वरना जो सरल क्वेश्चंस होते हैं तो उसे तो सारे बच्चे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन बच्चे आप बार बार देखिए, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। ठीक है,
और कैसा लगा आपको ये वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक बार इसे सभी के साथ शेयर करिए और लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का रेगुलर अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।